नमस्कार, मैं नफीसा बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। एलएलबी सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर लॉ ऑफ क्राइम्स इंडियन पिनल कोड के पिछले वीडियो में हमने आईपीसी के 11th चैप्टर यानी 11वें अध्याय जो कि मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों से संबंधित है कि सेक्शन 201 से लेकर 209 तक चर्चा की। ई लेक्चर की इस सीरीज़ में इसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए इसकी सेक्शन 209 से आज आगे की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 211 की यानी 211 फॉल्स चार्ज ऑफ ऑफेंस मेड विद इंटेंट टू इंजर। Whoever with intent to cause injury to any person institutes or causes to be instituted any criminal proceeding against that person or falsely charges any person with having committed an offence, knowing that there is no just or lawful ground for such proceeding or charge against that person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years, or with fine, or with both. And if such criminal proceeding be instituted on a false charge of an offence punishable with death, imprisonment for life, or imprisonment for 7 years or upwards, shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। सेक्शन 211 जो कि क्षति कारित करने के आशय से अपराध के मिथ्या आरोप लगाने को दंडनीय अपराध बनाती है। इस सेक्शन के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति को यह जानते हुए कि उसके विरुद्ध ऐसी कार्यवाही या आरोप के लिए कोई न्यायसंगत या विधिपूर्ण आधार नहीं है, क्षति कारित करने के आशय से उसके विरुद्ध या तो कोई दंडिक कार्यवाही संस्थित करेगा या करवाएगा या उस पर मिथ्या आरोप लगाएगा कि उसने अपराध किया है, वह 2 वर्ष तक के सादा या कठिन कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि ऐसी दंडिक कार्यवाही मृत्यु, आजीवन कारावास या 7 वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के मिथ्या आरोप पर संस्थित की जाए तो वह 7 वर्ष तक के सादा या कठिन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो ये जो सेक्शन 211 है ये क्षति कारित करने के आशय से अपराध के मिथ्या आरोप लगाने को यहाँ पे दंडनीय अपराध बनाती है। और इस सेक्शन के तहत अभियुक्त को दंडित करने के लिए जो अभियोजन पक्ष यानी जो प्रोसिक्यूशन होता है उसको यह साबित करना पड़ता है कि साबित करना ज़रूरी है कि अभियुक्त का जो इंटेंशन यानी आशय है वो क्षति कारित करना था। लेकिन अब क्षति क्या है, तो क्षति यानी इंजरी जो है उसकी जो डेफिनेशन है वो हमें आईपीसी की ही सेक्शन 44 जो कि डेफिनेशन क्लोज में सेक्शन 44 जो दी हुई है वहाँ पे हमें देखने को मिलती है। और उसके सेक्शन 44 के अनुसार क्षति शब्द यानी इंजरी जो शब्द है वो किसी भी प्रकार के हार्म यानी अपहानि का द्योतक है जो कि किसी व्यक्ति के या तो शरीर को या मन को या ख्याति को या संपत्ति को अवैध रूप से कारित हुई हो। और इस सेक्शन के अधीन यह आवश्यक है कि अभियुक्त या तो स्वयं उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही संस्थित करे या करवाए। यदि ऐसा ना हो तो वह उस व्यक्ति पर यह मिथ्या आरोप लगाए कि उसने अपराध किया है। इन सभी मामलों में यह साबित किया जाना आवश्यक है कि अभियुक्त को इस बात का ज्ञान था कि उस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही या आरोप के लिए कोई न्यायसंगत या विधिपूर्ण आधार नहीं था। और यदि ऐसी दंडिक कार्यवाही मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के मिथ्या आरोप पर संस्थित की जाए तो ऐसी कंडीशन में दंड और अधिक कठोर कर दिया गया है। कोई दंडिक कार्यवाही संस्थित करेगा या करवाएगा
इसके लिए यह आवश्यक है कि अभियुक्त किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई दंडिक कार्यवाही या तो स्वयं करे या करवाए। जब वह विधि को आगे बढ़वाए या उसे स्वयं चलायमान करे तो वह दंडिक कार्यवाही संस्थित करता है या करवाता है। संस्थित यानी कि इंस्टीट्यूट करने का अर्थ मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई इतला देना है। यह किसी पुलिस ऑफिसर के समक्ष भी की जा सकती है। सीआरपीसी की सेक्शन 107 जो सेक्शन है उसके अधीन जो कार्यवाही होती है, उस सेक्शन के अंतर्गत जो सेक्शन 107 के अंतर्गत जो कार्यवाही होती है वो भी इस सेक्शन के अंतर्गत दंडिक कार्यवाही मानी जाती है, इसलिए वहाँ पे भी ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। उस व्यक्ति पर मिथ्या आरोप लगाएगा कि उसने अपराध किया है। तो ये जो अभिव्यक्ति है, इसके लिए आवश्यक है कि अभियुक्त अपराधी को दंड देने के लिए विधि के अंतर्गत सक्षम व्यक्ति के समक्ष उस व्यक्ति पर मिथ्या आरोप लगाए कि उसने अपराध किया है। यह मजिस्ट्रेट के समक्ष एक परिवाद के रूप में भी हो सकता है या फिर पुलिस ऑफिसर के समक्ष कोग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट के रूप में हो सकता है। पुलिस ऑफिसर को रिपोर्ट की परिस्थिति में यह केवल कोग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध के संबंध में ही होता है, क्योंकि पुलिस को किसी नॉन कोग्निजेबल यानी असंज्ञेय अपराध के मामले में बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के कार्यवाही करने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। दूसरी तरफ मजिस्ट्रेट के समक्ष जो मिथ्या आरोप लगाने की हम बात कर रहे हैं, तो वो किसी भी अपराध के संबंध में हो सकता है, चाहे वो कोग्निजेबल यानी संज्ञेय अपराध हो या फिर असंज्ञेय यानी नॉन कोग्निजेबल। अभिव्यक्ति जो मिथ्या आरोप का जो शब्द यूज हुआ है, इसका तात्पर्य है सक्षम प्राधिकारी के समक्ष मिथ्या अभियोग, यानी उसे फॉल्सली उसे प्रोसिक्यूट करना। अब हम बात करने वाले हैं सेक्शन 228 यानी 228 की, इंटेंशनल इंसल्ट और इंटरप्शन टू पब्लिक सर्वेंट सिटिंग इन जुडिशियल प्रोसीडिंग। Whoever intentionally offers any insult or causes any interruption to any public servant while such public servant is sitting in any stage of a judicial proceeding shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 1000 rupees or with both। अर्थात सेक्शन 228 जो है वह न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवक का साहस्य अपमान करने या उसके कार्य में विघ्न डालने को के लिए सजा का प्रावधान करती है और उसे अपराध बनाती है। इस सेक्शन के अनुसार न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक सेवक का साहस्य अपमान करना या उसके कार्य में विघ्न डालना दंडनीय अपराध है। इस सेक्शन के अनुसार जबकि कोई लोक सेवक न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में बैठा हुआ हो, जो कोई उसका उस समय या तो साहस्य अपमान करेगा या उसके कार्य में कोई विघ्न डालेगा, तो वह इस सेक्शन के तहत 6 मास तक के सिंपल इम्प्रिजनमेंट से यानी सादा कारावास से या 1000 रुपीज़ की फाइन से या फिर दोनों से पनिश किया जाएगा। इस सेक्शन के अधीन यह भी अपेक्षित है कि यदि लोक सेवक का अपमान किया गया हो तो प्रोसिक्यूशन के लिए साबित करना आवश्यक है कि ऐसा इंटेंशनली किया गया है, यानी साहस्य यानी आशय के साथ में यानी विद इंटेंशन किया गया है। किंतु यदि उसके कार्य में केवल विघ्न ही डाला गया है तो ऐसा आशय किया जाना आवश्यक नहीं है। और दोनों ही परिस्थितियों में लोक सेवक का न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में बैठा हुआ होना आवश्यक है, किसी अन्य कार्यवाही में नहीं। कार्यवाही न्यायिक है कब? यदि वह न्याय के प्रशासन से संबंधित हो। यानी यहाँ पे ये बात इसलिए कही गई है कि अगर न्याय के प्रशासन से संबंधित कोई कार्यवाही है तो ऐसी कार्यवाही को हम न्यायिक कार्यवाही कहेंगे। और न्यायिक कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम में अगर बैठा हुआ कोई लोक सेवक है और उस पर अगर उसका साहस्य अपमान किया जाता है या फिर उसके कार्य में विघ्न डाला जाता है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसा जो कार्य है वो यहाँ पे पनिशेबल होगा सेक्शन 228 के तहत। अब हम बात करेंगे सेक्शन 228A यानी सेक्शन 228A के
डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस एट्सेट्रा। अर्थात कुछ अपराध आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण। ये जो सेक्शन 228A है, इसके 3 सब सेक्शंस हैं, यानी इसमें 3 उपधाराएं हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम पहली सब सेक्शन की। Whoever prints or publishes the name or any matter which may make known the identity of any person against whom an offence under section 376, 376A, B, C or D or E is alleged or found to have been committed hereinafter in this section referred to as the victim shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years and shall also be liable to fine. As per subsection 2 of section 228A, nothing in subsection 1 extends to any printing or publication of the name or any matter which may make known the identity of the victim if such printing or publication is by or under the order in writing of the officer in charge of the police station or the police officer making the investigation into such offence acting in good faith for the purposes of such investigation, or by or with the authorization in writing of the victim, or where the victim is dead or minor or of unsound mind, by or with the authorization in writing of the next of kin of the victim, provided that no such authorization shall be given by the next of kin to anybody other than the chairman or the secretary by whatever name called or any recognized welfare institution or organization. सेक्शन 228A, जो कि कुछ अपराध आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान के प्रकटीकरण को दंडनीय अपराध बनाती है, और इसकी सबसेक्शन 1 यानी उपधारा 1 के अनुसार जो कोई किसी नाम या अन्य व्यक्ति को जिससे कि किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान हो सकती है जिसके विरुद्ध सेक्शन 376 या 376A, B, C या D के अधीन किसी अपराध का किया जाना अभिकथित है या किया गया पाया गया है, मुद्रित करेगा या प्रकाशित करेगा, वह 2 वर्ष तक के सादा या कठिन कारावास से दंडित किया जाएगा और साथ ही जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इसकी जो सबसेक्शन 2 है यानी उपधारा 2 है, उसके अनुसार पीड़ित व्यक्ति के नाम या उसके मामले का अभिज्ञान किए जाने के लिए किसी मुद्रण या प्रकाशन पर उपधारा 1 लागू नहीं होगी यदि ऐसा मुद्रण या प्रकाशन ऐसे अपराध का अन्वेषण करने वाले पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी या पुलिस अधिकारी के ऐसे अन्वेषण के प्रयोजन के लिए सद्भावपूर्वक लिखित आदेश से या फिर उसके अंतर्गत किया गया है, या फिर पीड़ित व्यक्ति के लिखित प्राधिकार से या उसके सहित किया गया है, या फिर पीड़ित व्यक्ति के किसी क्लोज रिलेटिव के लिखित प्राधिकार से या उसके सहित किया गया है। कब? यदि पीड़ित या तो मृत है या फिर माइनर है या फिर अनसाउंड माइंड है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में किसी समीपी संबंधी के द्वारा ऐसा कोई प्राधिकार किसी भी नाम से विदित किसी मान्यता प्राप्त जन कल्याणकारी संस्था या संगठन के सभापति या सचिव से अन्यथा किसी को न दिया जाएगा। यानी जो विक्टिम है अगर उसकी डेथ हो गई है या फिर वो माइनर है या अनसाउंड माइंड है, तो ऐसी कंडीशन में जो ऐसे मुद्रण यानी प्रिंट या पब्लिकेशन के लिए अगर कोई प्राधिकार दिया जाता है तो वो प्राधिकार जो लिखित प्राधिकार दिया जाता है तो वो प्राधिकार किसी मान्यता प्राप्त जन कल्याणकारी संस्था या संगठन के सभापति या सचिव को ही दिया जा सकता है, अन्य को नहीं, जिसके प्राधिकार से उसे प्रिंट या पब्लिश किया जा सके। ऐसी कंडीशन में ऐसे किसी अपराध के बारे में कोई बात जिसके अगेंस्ट आईपीसी की सेक्शन 376 या 376 ABCD के अधीन ऑफेंस किया जाना अभिकथित है। इसी के साथ इसकी जो सब सेक्शन 3 है
उस सब सेक्शन 3 में कहा गया है कि उपधारा 1 में निर्देशित किसी अपराध के संबंध में किसी न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही से संबंधित कोई भी बात न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना मुद्रित या प्रकाशित करने वाला 2 वर्ष तक के सादा या कठिन कारावास से दंडित किया जाएगा और साथ ही जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और इसी के साथ में एक एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है जिसमें ये कहा गया है कि किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का मुद्रण या प्रकाशन इस धारा के अधीन अपराध नहीं है। जो सबसेक्शन 3 है वो आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रही है क्योंकि वो स्किप हो चुकी है, तो इसको मैं आपको सेक्शन 228A जो है इसके तीनों सबसेक्शंस के बारे में मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। सबसेक्शन 1 ये कहती है कि कोई व्यक्ति जिसके अगेंस्ट आईपीसी की सेक्शन 376 या 376 ABCD के अधीन किसी अपराध के किए जाने का अभिकथन है, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में ऐसी कोई भी बात जिससे कि उसकी पहचान हो सकती है, तो ऐसी या उसका नाम वगैरह, तो उसके यहाँ पे प्रिंट उसके बारे में कोई किसी भी प्रकार का कोई प्रिंट या पब्लिकेशन करने को यहाँ पे वर्जित किया गया है या प्रोहिबिटेड किया गया है और उसको दंडनीय अपराध बनाया गया है। जो सेकंड सबसेक्शन है उसमें बताया गया है कि सबसेक्शन 1 यानी उपधारा 1 की कोई बात इस कंडीशन में लागू नहीं होती और इस कंडीशन यहाँ पे ABC में बताई गई है कि भाई अगर ऐसा मुद्रण या प्रकाशन अगर पीड़ित व्यक्ति के नाम से या उसके मामले का पीड़ित व्यक्ति के अगेंस्ट जो अपराध किया गया है उस अपराध का इन्वेस्टिगेशन करने वाले जो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी यानी इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है या फिर उसके पर्पस से उस इन्वेस्टिगेशन के पर्पस से और ऐसे अधिकारी के लिखित आदेश से अगर सद्भाव पूर्वक किया गया है तो ऐसी कंडीशन में ऐसा मुद्रण या प्रकाशन हो सकता है, या फिर पीड़ित व्यक्ति के खुद के लिखित प्राधिकार से या उसके अधीन किया गया है तो भी हो सकता है, और या फिर पीड़ित व्यक्ति के किसी समीप जो उसका निकट संबंधी है उसके लिखित प्राधिकार से किया जाए तो ऐसी कंडीशन में भी हो सकता है। लेकिन जो ऐसा जो प्राधिकार है वो किसी मान्यता प्राप्त जन कल्याणकारी संस्था या संगठन के सभापति, सचिव या सचिव से भिन्न को किसी अन्य को नहीं दिया जा सकता। साथ ही इसकी जो सबसेक्शन 3 है वो ये कह रही है कि उपधारा 1 में निर्देशित किसी अपराध के संबंध में अगर किसी न्यायालय की कार्रवाई से संबंधित कोई बात अगर प्रकाशित की जाती है न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना, तो ऐसी कंडीशन में मुद्रण या प्रकाशन यानी प्रिंट या पब्लिश करने वाला जो व्यक्ति होगा वो 2 इयर्स तक के सिंपल या रिगरस इम्प्रिजनमेंट से पनिश किया जाएगा। लेकिन साथ ही ऐसा जो मुद्रण या प्रकाशन है अगर वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का मुद्रण या प्रकाशन है तो उस पर ये सेक्शन लागू नहीं होगी। जो भारत की विशेष परिस्थितियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पे ये उचित समझा गया है कि जो आईपीसी की सेक्शन 376 या 376 ABCD के अधीन दंडनीय अपराध है उससे पीड़ित व्यक्ति की मुद्रण या प्रकाशन के द्वारा पहचान नहीं होना चाहिए या फिर प्रकटीकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी और इसीलिए इस तरह के कार्य को यहाँ पे दंडनीय अपराध बनाया गया है और सेक्शन 228 को यहाँ पे आईपीसी में समाहित किया गया है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 229A की। फेलियर बाय पर्सन रिलीज्ड ऑन बेल और बॉन्ड टू अपीयर इन कोर्ट whoever having been charged with an offence and released on bail or on bond without sureties fails without sufficient cause the burden of proving which such lie upon him to appear in court in accordance with the terms of the bail or bond shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine or with both। अर्थात जमानत या बंद पत्र पर छोड़े गए व्यक्ति अगर न्यायालय में हाजिर होने में असफल रहते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को दंडित करने के बारे में यह सेक्शन प्रावधान करती है। इस सेक्शन के अनुसार जो कोई किसी अपराध से आरोपित किए जाने और जमानत पर या अपने बंद पत्र पर छोड़ दिए जाने पर जमानत या बंद पत्र को निबंधनों के अनुसार पर्याप्त कारणों के बिना न्यायालय में हाजिर होने में जिसको साबित करने का भार भी उस पर होगा, असफल रहेगा तो वह 1 वर्ष तक के सिंपल या रिगरस इम्प्रिजनमेंट से या फिर जुर्माने से
या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। बाकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।